cold played. The act of being unintentionally exposed while cheating, especially in public. ऐसे बिहेव करोगे तो अगर तुम लोग नहीं भी कुछ कर रहे हो तो हम नहीं मानेंगे कोई। पहले का जमाना नहीं है कि इंटीमेट फोटोज लीक की जाती थी, अब जनरेट की जा सकती है। कैरेक्टर यहाँ पे लड़की का खराब नहीं हुआ है, लड़के का सामने आया है। और जब तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो ये और कोई और क्यों करेगा? वुमेन, डोंट लेट मेन ऑब्जेक्टिफाई यू। हाँ, क्लीवेज दिखा के पैसे कमा सकती हो। महक परी कहते कभी बैम में हो, समझा? मैं बिल्कुल बैम में नहीं, मैं गलती से दीदी यूएस में पकड़ी गई। You promised me that nothing is going to happen. ये भाई कॉमेडी नहीं कर सकता है कि रिपोर्टर को ही चुप करा दिया। इसे कहते हैं ऑरा फार्मिंग। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में समय रैना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्हीं के साथ विपिल गोयल, बलराज, सोनाली ठक्कर और निशांत तनवार को भी बुलाया गया था। कोर्ट गए, कोर्ट में हियरिंग हुई। कोर्ट ने बोला कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो हो गया। अब ये बाहर निकलते हैं कोर्ट के बाहर एक एएनआई का रिपोर्टर बोलता है क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये भाई साहब आके बोलते हैं आई सपोर्ट सैमसंग के फोन पे एप्पल का लोगो लगा दिया। इट हर्ट्स। कांग्रेस के ऑफिस के सामने मोदी जी जिंदाबाद कह दिया। ओह माय गॉड। आरसीबी फैन को पीले कपड़े पहना दिए। ये भाई कॉमेडी नहीं कर सकता है कि रिपोर्टर को ही चुप करा दिया। इस हफ्ते मुझे पता चला है दोस्तों, इसे कहते हैं ऑरा फार्मिंग। तुमने ऑरा फार्मिंग वाला ये लड़का तो देख ही लिया होगा, नाम है रयान अरकान दीका। अब इंडोनेशिया से वीडियो वायरल होती है जहां पे पाकू जलूर नाम की एक बोट रेस होती है और वहां पे बोट के सामने ये जो वहां का ट्रेडिशनल स्टेप होता है वो करा जाता है। और ये जब वीडियो आई सामने कि भाई बोट चल रही है अपनी फुल स्पीड पे, लड़का है 11 साल का वहां पे बढ़िया अपना मूव किया जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल चली गई है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह ट्रेंड बने। रातों रात ये सेंसेशन बन गया। इसके अपने शहर का ही टूरिज्म एम्बेसडर बन चुका है। और उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स, पुलिस, नेवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फुटबॉल, F1, हर जगह सब लोग बस ऑरा फार्मिंग किए जा रहे हैं। चलो ऑरा फार्मिंग से वापस हटते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट से ही एक नाम आपने बहुत सुना होगा, अपूर्वा मखीजा AKA द रेबेल किड। इनकी एक वीडियो बहुत वायरल होती है इस हफ्ते, इंटरव्यू की एक क्लिप जिसमें ये कहती है I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. क्या? सुमित यादव बोलते हैं these men who pay for that don't, and those who complain don't pay. Don't generalize every man like we don't generalize every woman. Okay. WTF, these influencers ruin our talented youngster, hence the future of the country. देश संकट में है। The problem is the interviewer who are approaching her to get spices and revenue out of shits. पैसा ही पैसा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। If vulgarity is increasing, who is responsible? Men, right? Then why are they getting frustrated? And to be honest, I agree with her दोस्तों। आदमी की ही गलती है। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही। बेसिकली जो एम्पावरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि वुमेन, डोंट लेट मेन ऑब्जेक्टिफाई यू। हाँ, क्लीवेज दिखा के पैसे कमा सकती हो। एंड व्हेन आई से आई थिंक शी इज राइट, आई मीन इट। क्योंकि कन्या समुदाय की प्रतिनिधि ने अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा कर दिया है और आप चाहे उससे इत्तेफाक ना रखें, पर अगर आप उनमें से हैं जो आई बेट यू डिडंट नो दिस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर पेटीएम गर्ल्स को एक्चुअली पेटीएम करते हैं, तो तुम अपनी मेहनत की कमाई की इज्जत नहीं कर रहे। और जब तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो ये और कोई और क्यों करेगा? ये वीडियो तो तुमने देख ही ली होगी, कोल्ड प्ले गेट, और एज पीपल आर कॉलिंग इट कोलगेट। हुआ गया कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा था, है ना। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, तुम तो गए हो, हाथ उठाओ, इनके घर पे ईडी भेजो। लाखों के टिकट कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास? अच्छा, विदेशों में ना एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी वहां पे कोई इवेंट होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स मैच होता है, तो वहां पे एक किस कैम होता है जो ऑडियंस पे भेजा जाता है और उस किस कैम में जो भी कपल को कैप्चर किया जाता है उनको किस करना होता है। इट्स अ स्मॉल क्यूट थिंग दे डू। तो एक कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा था और किस कैम इस कपल पे आता है, लेकिन जैसे इन पर किस कैम आता है, होंठ नहीं खुलते कुछ और फट जाता है।
2 सेकंड के अंदर दोनों लोग फ्रेम से गायब। बाद में पता चला कि दिस जेंटलमैन इज एस्ट्रोनॉमर कंपनी का सीईओ एंडी ब्राइन, और जो मोहतरमा उनकी बाहों में वो उन्हीं की कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर हेड क्रिस्टीन कैबट है। ऑफिस के ट्रिप के नाम पे, वर्क ट्रिप के नाम पे दोनों यहां पे आए थे, बस्टेड एंड वेस्टेड। ना 2 बातें यहां पर दोस्तों, एक तो सिचुएशनल अवेयरनेस जीरो थी, एक बार पकड़े गए तो हाल के हाल वहीं पे लोगों ने हथियार डाल दिए कि अरे ऐसे बिहेव करोगे तो अगर तुम लोग नहीं भी कुछ कर रहे हो तो हम नहीं मानेंगे कोई। और दूसरा वो कोल्ड प्ले का क्रिस मार्टिन वो वहीं के वहीं कह रहा है कि यार इनका तो चक्कर चल रहा पक्के में। Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Either they're having an affair or they're just very shy. बाद में जब आइडेंटिटी वायरल हुई तो तुम इंटरनेट को जानते हो, इन दोनों की कुंडली निकाली गई। जो एचआर हेड हैं क्रिस्टीन कैबट, उनके जब प्रोफाइल को पढ़ा गया तो उसमें लिखा है आई लीड बाय एग्जाम्पल एंड विन ट्रस्ट विद एम्प्लॉइज ऑफ ऑल लेवल्स फ्रॉम सीईओज टू मैनेजर्स टू असिस्टेंट्स। देखो, आई कांट कमेंट बट द पब्लिक डिड। फनीस्ट पार्ट इज दे वुड हैव जस्ट एक्टेड नॉर्मल, नो वन वुड हैव केयर्ड। हाँ भाई, मतलब वही तो कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल रहो किसको क्या फर्क पड़ना है। एचआर इज गोना नीड एचआर। मी गेटिंग कॉट एट वर्क लाइक ChatGPT and me. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Oh, what? इसका एक टर्म आ गया भाई मार्केट में, कोल्ड प्लेड, द एक्ट ऑफ बीइंग अनइंटेंशनली एक्सपोज्ड व्हाइल चीटिंग, स्पेशली इन पब्लिक, यूजुअली ड्यूरिंग मेजर इवेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों यू गेट चीटेड ऑन, जस्ट से आई गॉट कोल्ड प्लेड। अबे आशीष चंचलानी का गाना है। हाँ, एली के साथ गाना है, तो गाना था भाई, वो डेट वेट नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये अभी पता चला है, जो एली एवराम और आशीष चंचलानी की जो वीडियो वायरल हुई थी, जो फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो उनको ऐसे बढ़िया आराम से लाइक यू नो वेरी रोमांटिक पोज एंड फाइनली लिखा हुआ था, तो लोगों को लगा कि यार दीज गाइज आर डेटिंग। बहुत सारे कमेंट हुए उसके बाद एली एवराम के कैरेक्टर पे, आशीष चंचलानी एंड एवरीथिंग। अब गाना रिलीज, ये एक तो आजकल समझ में नहीं आता यार कि कौन सी पर्सनल लाइफ अपडेट है और क्या मार्केटिंग टैक्टिक है भाई। AI है AI। ये हर जगह कैसे होता है, ये नारद मुनि है यार। दिखाओ 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 दिखाओ। IPL कैमरामैन में लाख बुराइयां हूं पर उसने कभी किसी का घर नहीं तोड़वाया। बात तो सही है। एट कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट जेठालाल बबीता। सुंदर तो गुंडे ले आएगा अहमदाबाद से, बता रहा हूं मैं। कोल्ड प्ले हैजंट मेड अ सिंगल इन इयर्स, लास्ट नाइट दे मेड 2 भाई 4। इनके अपने अपने भी है, दोनों शादीशुदा थे। भाई ये जो एक लड़की बगल में थी उसके क्या सही रिएक्शन थे वो देखिए। गॉसिप, मुझे लगता है कि इसको ही पता था जो उसे पता कि अब सबको पता चल गया है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं इनके पार्टनर को ना थोड़ा तो शक होगा, बोला जा रहा होगा कि नहीं नहीं शी इज जस्ट अ कलीग, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। ज्यादा नीचे पकड़ा है तुमसे। अरे ही इज जस्ट अ फ्रेंड। जस्ट आई लव यू लिख रहा है वो तुमको एज अ फ्रेंड, मतलब ओह नो। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। अच्छा कंफर्ट। और जो 3 साल पहले आज से तुमने अपनी दोस्त को मेरे बजाय पैसेंजर सीट पे बैठा के मुझे पीछे फेंक दिया था, उसका क्या? मेरा कंफर्ट कहाँ है? हाँ यार, बहुत बुरा आदमी हूं मैं तो। एक और वायरल कंट्रोवर्सी इस हफ्ते रही अर्चिता फुकान की। नाउ इफ यू डू नॉट नो हु शी इज, अर्चिता फुकान एक एसएमईज इन्फ्लुएंसर थी। ऑनलाइन कंटेंट बनाती थी, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी, कंटेंट बनाती थी, और देखते ही देखते अर्चिता के नाम के कई सारे ऑनलाइन प्रोफाइल सामने आए जिसमें अर्चिता की कई सारी एक्सप्लिसिट वीडियोस थी। ऐसा नहीं रैंडम पेजेस से वीडियो वायरल हुई, उसी के नाम से आईडी बनी थी जिससे कंटेंट पब्लिश हो रहा था। इनफैक्ट एक अडल्ट फिल्म स्टार है केंद्रा लस्ट, तुम तो जानते ही होगे, तो उनके साथ अर्चिता की एक फोटो सामने आती है। हर जगह ये बात फैल जाती है कि अर्चिता ने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है, वो अब ऐसी मूवीज बना रही हैं और ये सब अब काम करने लगी हैं। बाद में पुलिस इस व्यक्ति को अरेस्ट करती है और ये केस पूरा बदल जाता है। नाम है प्रतिम बोरा, अर्चिता का एक्स बॉयफ्रेंड। और ये जो आईडीज थी जहां से अर्चिता की फोटोज वीडियो शेयर की जा रही थी, वो दरअसल इसने बनाई थी और इसने शेयर की थी। इसने अर्चिता की फोटोज और वीडियोस को सुपर इम्पोज करके उसके AI जनरेटेड डीपफेक्स बनाए थे। एंड दिस स्टोरी टेल्स यू 2 डेंजरस थिंग्स। पहला कि हाउ गुड आर डीपफेक्स नाउ। कुछ ही टाइम पहले आपको याद है रश्मिका मंदाना का वो डीपफेक वायरल हुआ था, जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि यार ये डीपफेक हो सकता है। लेकिन अर्चिता के डीपफेक्स इतने हाइपर रियलिस्टिक थे कि सबने विश्वास कर लिया कि ये तो भाई अडल्ट फिल्म स्टार बन गई है। अब जब तक प्रतिम को अरेस्ट नहीं किया गया तब तक सच सामने नहीं आया। और ये सुन के बहुत डरावना लग सकता है, पर ये सच्चाई है कि पहले का जमाना नहीं है कि इंटीमेट फोटोज लीक की जाती थी, अब जनरेट की जा सकती है।
इनफैक्ट लोगों ने इस हद तक विश्वास मान लिया था कि अगर अभी भी आप जाके गूगल पे अर्चिता फुकान सर्च करोगे ना, तो आपको कई सारी मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां उसकी वीडियोस अपलोडेड है, ये डीप फेक वाली। एंड सेकेंडली इससे ये समझ में आता है कि आपका पार्टनर चाहे जो भी हो, उसका इंटेंट सही हो। अगर वो यहां से चंट है तो वो धोखा भी देगा, फिर विक्टिम प्ले भी करेगा। कैरेक्टर यहां पे लड़की का खराब नहीं हुआ है, लड़के का सामने आया है। जस्ट स्केयर्स यू अ लिटिल, क्योंकि मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट देखा था, बहुत सुंदर सी लड़की है ना वगैरह, उसका कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ अपलोड है बहुत एक। और मैंने एक चीज नोटिस की कि जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो ना, कि वो बदल ही नहीं रही है, ना फेस बदल रहा है, ना बाल बदल रहे हैं, ठीक है, बस कपड़े बहुत हर रील में बदल रहे हैं, बट अगर आप देखोगे एज अ इंडिविजुअल वो चेंज नहीं। फिर मुझे समझ आया, थोड़ा सा सर्च किया, with over 500,000 followers, it was an AI generated model. इसमें वही है कि आपका अगर AI से या AI वीडियो से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो आप समझ सकते हैं कि अरे ये तो AI है। अरे वही तो यार, वो इतना ज़्यादा डीफेक्स भी इतने ज़्यादा ट्यून हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, इट्स जस्ट नाउ इट्स नॉट बिकमिंग। अब तो वही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो फेक है वो सही से ज़्यादा सही है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर आपको ये पॉडकास्ट पूरा सुनना है, हफ्ते की जो न्यूज़ होती हैं हम एक साथ अपनी टीम में डिस्कस करते हैं, अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आप हमारी मेंबरशिप सार्थक जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मैंने लिंक दे रखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। और अब मूविंग ऑन टू द न्यूज व्हिच यू माइट हैव मिस्ड इन द पेपर्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, आजकल एआई का जमाना है, आपने कई बार सुना होगा, हम लोग खुद अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि स्किल गैप है, जो मार्केट में जॉब्स चाहिए वो हमारे ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स नहीं है। और ये बात कंफर्म होती है हाल ही में आए इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, कि उनको डिग्री तो मिल गई पर उनके पास वो स्किल सेट है ही नहीं, उन्हें वो काम आता ही नहीं है जो कंपनी को चाहिए। आईटी सेक्टर से हमारे देश की सर्विस इकोनॉमी चलती है। और 2-3 पॉइंट्स बताएं उसने कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक तो जो एआई ने गदर मचा रखी है, हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, उसकी वजह से पुराने वालों की नौकरी जा रही है, नए वालों को मिल भी नहीं रही। अब पूरी तरीके से एआई को भी ब्लेम मत करो, क्योंकि जो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है उससे आईटी सेक्टर बहुत अफेक्ट हुआ है। अब ये 2 फैक्टर तो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। हालांकि तीसरा फैक्टर जो बताया गया वो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो स्किल गैप है, कि हमको सिखा तो कुछ रहे हैं पर मार्केट में उसकी नीड नहीं होती। मतलब जो स्किल सेट मार्केट में कंपनीज को आज चाहिए, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, वो ज्यादातर कॉलेजेस अपने ग्रेजुएट्स को नहीं सिखा पाते। और इसके लिए हमने बात करी संदीप सर से, जो कि अपने प्लेटफॉर्म गीक्स फॉर गीक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली स्किल गैप है क्या? क्या ऐसी चीज है जो कॉलेजेस या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा पा रहा, जो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म बना के गीक्स फॉर गीक्स को आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है? कॉलेज आर डूइंग द जॉब, दे आर टीचिंग फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब आज भी जो एल्गोरिथम, जो चीज़ें मैंने बीटेक एमटेक में पढ़ी हैं आज भी सेम है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें फास्ट चेंज हो रही हैं। कभी एक ज़माने में फ्रंट एंड की कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वेबसाइट बनती थी, अभी वेबसाइट दूसरी टेक्नोलॉजी से बनती हैं, बैक एंड दूसरी टेक्नोलॉजी से बनता था, अभी वो दूसरी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। एआई आ गया है तो एआई से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आसान हो गया है, कौन कौन से टूल आ गए हैं। तो वहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स अपना रोल प्ले करता है। और काफ़ी सारे टाइम से बहुत सारे लोग गीक्स फॉर गीक्स पे ऐसे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं कि मैं इस कंपनी में गया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, तो वो क्वेश्चंस भी लोगों आपस में शेयर करते रहते हैं, तो वो भी उससे भी लोगों का काफ़ी हेल्प हो जाता है। अब अगर आप एआई सीखना चाहो, अब एक प्रॉब्लम जो पर्सनली मैं बहुत फेस करता हूं वो ये कि एआई के इतने अपडेट्स आते रहते हैं। पता चला कि भैया अभी एंथ्रोपिक का क्लॉड आ गया, फिर परप्लेक्सिटी, फिर वो गूगल का व्यू आ गया, पता चला यार अब तो चैट जीपीटी ने भी नया मॉडल डाल दिया, ये एजेंट वो। रुक जा यार, अभी तो मैं 5 टिप्स फॉर फ्लर्टिंग मांगना सीखा हूं। बट मैं पॉइंट बीइंग कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतने एआई अपडेट्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन इतना है कि समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें और खत्म कहां। अब अगर इस प्रॉब्लम से आप भी पीड़ित हैं तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है गीक्स फॉर गीक्स। इन्होंने नोटिस किया कि ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं जो टेक और एआई में अपस्किल करना चाहते हैं, वो कोर्सेज स्टार्ट भी करते हैं पर फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि 50 जगह से सीखोगे कहीं से नहीं सीख पाओगे, ना कोई गाइडेंस है ना कोई फॉर्मेट है। और यही स्किल गैप के गैप को फिल कर रहा है गीक्स फॉर गीक्स विद देयर नेशन स्किल अप प्रोग्राम। गीक्स फॉर गीक्स अपने नेशनल स्किल अप प्रोग्राम में ला रहा है 15 से भी ज्यादा अलग अलग स्किल्स, जैसे कि प्रोग्रामिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स और सब कुछ एक एक्सपर्ट एक रोड मैप बनाया है, उसके थ्रू सीखोगे आप। अब ये रोड मैप क्या है और एग्जैक्टली कैसे हेल्प करता है? अगर आप एकदम से बहुत सारा कंटेंट देख लेते हो, जैसे आपने बताया, तो आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि यार कैसे पढूं, किस सीक्वेंस से पढूं। तो नेशन स्किल अप में जितने भी रोड मैप हमने बनाए हैं
उसमें डेली कंटेंट आता है और वो हम बहुत क्यूरेट करके चेक करके डालते हैं। साथ में आपको डेली कोडिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो आप डेली सॉल्व करते हो। और ये ऐसे 16 वीक्स के कुछ रोड मैप्स हैं, कुछ 18 वीक्स के हैं, किसी में AI टूल्स कवर कर रहे हैं, इसमें हम किसी में कोडिंग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कंपनी पूछे जाते हैं। सो दीज रोड मैप्स हैव अ लीडर बोर्ड ऑल्सो, प्लस देयर इज अ रिवॉर्ड ऑल्सो। तो कुछ गेमिफिकेशन है, कुछ ऑर्गेनाइज लर्निंग है, डे बाई डे कॉन्टेंट आ रहा है आपके लिए, काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं नेशन स्किल अप। इसको आपको सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, आपको करियर सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस, मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस सब प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी पूरी कीमत है, क्या कीमत मांगू, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है आपके लिए। आपको चाहिए सिर्फ अपना टाइम और सीखने की लालसा। देना तो कुछ नहीं है, रोड मैप अगर पूरा कर दिया तो गुडीज अलग मिलेंगे। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी आप में से जो AI के बारे में जान रहा है, समझ रहा है, अपस्किल करना चाहता है, रेलेवेंट रहना चाहता है, वो नेशन स्किल अप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है। ये रोड मैप अभी बिल्कुल फ्री है, आगे जाके क्या पता चार्ज हो जाए, तो फिर भाई अभी जाके ज्वाइन कर लो। अगली खबर उस बारे में जो हम चाहते तो बहुत है पर हमारे बस की नहीं है। क्या पैसे कमाना? गरीब, स्वच्छता, सफाई। हर साल भारत सरकार एक स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे करती है, जहां पे वो देश की जितनी भी शहर हैं उनको क्लीनलीनेस पे मापती है और उनकी रैंकिंग देती है। एंड फॉर द 8th टाइम इन द रो, इंदौर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। पर इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में कुछ अलग हुआ है। सारे शहरों को एक ही मापदंड पे नहीं रखा गया है, बल्कि पॉपुलेशन वाइज कैटेगरीज बनाई गई हैं, ताकि और भी शहरों को, छोटे शहरों को, कस्बों को भी रैंक में आने का मौका मिले। और इन कैटेगरीज के जो टॉप विनर्स होंगे उनको एक सुपर स्वच्छ लीग में डाला जाएगा, बेसिकली क्लीनलीनेस की चैंपियंस लीग। अभी जो सुपर स्वच्छ लीग हैं, यानी कि देश के सबसे साफ शहर, उनमें इंदौर के अलावा नाम है सूरत का, नवी मुंबई और विजयवाड़ा, क्योंकि इन शहरों का नगर निगम साल दर साल अपने शहर को सबसे साफ रखने में सफल रहा है। इसके बाद आती है 1 मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी, जिसमें अहमदाबाद को क्लीन सिटी बताया गया है। उसके बाद नंबर आता है भोपाल, लखनऊ, रायपुर और जबलपुर। उसके बाद थोड़े छोटे शहर में आते हैं 3 से लेकर 10 लाख की पॉपुलेशन, जिसमें है इंदौर, सूरत, चंडीगढ़, नोएडा, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर और मैसूरू। अब ये कैटेगरी वाला आइडिया तो अच्छा है, बट अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लॉड है, क्योंकि जो छोटे शहर है उनको तो आप माप सकते हो, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो दिल्ली को सबसे ज्यादा साफ शहर बताया गया है। मतलब वो शहर जहां पर सिगरेट की डब्बी में भी ब्रीदिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ लिखा जाता है, उसको साफ बताया जा रहा है। अगली खबर है आपकी हेल्थ पर। एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई इस हफ्ते, खासकर लोगों के व्हाट्सएप पे बहुत शेयर की गई, कि भारतीयों का जो गिल्टी प्लेजर है, यानी कि समोसे, लड्डू, जलेबी, इनकी दुकानों और रेडियो पे वार्निंग लिखी जाएगी कि ये सारे खाद्य सामग्री आर इंजूरियस टू हेल्थ। मेरी तो फट गई थी, सही बता रहा हूं सुन के। बट टेंशन मत लो, आपके नाश्ते की प्लेट पे कोई हाथ नहीं मार रहा, ये न्यूज है फेक। क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि एक एडवाइजरी जारी तो की गई है, बट वो एक जनरल एडवाइजरी है, वो सिर्फ रेडी वालों के लिए नहीं है, और सिर्फ समोसे जलेबी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। इसमें बोला गया है कि भैया जो ज्यादा तला भुना खाना, जो चाशनी में डूबा हुआ खाना है, वो जनरली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो कि हमें पता है कि चाशनी में डूबी हुई जलेबी उतनी हेल्दी नहीं है, तभी तो उसको दही के साथ खाते हैं। कभी दही जलेबी खा के देखो, नहीं खाई तुमने दही जलेबी? अरे उसमें दही से क्या होता है ना कि थोड़ा सा ऐसा वो टेस्ट बैलेंस हो जाता है और थोड़ा सा हेल्दी फैट आ जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा यू नो जस्ट। अब ये जो एडवाइजरी है, ये लॉबीज, कैफेज, रेस्टोरेंट, कैंटीन में एज अवेयरनेस के लिए लगाई जाएगी कि भैया ज्यादा शुगर वाला, ज्यादा तेल वाला खाना थोड़ा हानिकारक है। बाय द वे, इसीलिए समोसे को भी ना तुम सब्जी में मिला सकते हो, रायते में मिला सकते हो, कढ़ी में कभी समोसा खाओ, बहुत चौकस लगता है भाई। एंड डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव मूव इन अ गुड डायरेक्शन। ठीक है, इंडिया में एनसीडीज बढ़ रही हैं, डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पर यार तुम्हें नहीं लगता कि ये बोलना कि जलेबी हानिकारक है बहुत ऑब्वियस है? तुम्हें लगता हमें पता नहीं है समोसे तले भुने होते हैं, या जलेबी मीठी होती है, या कचौड़ी से तेल ज्यादा निकल? हमें पसंद है बाबा। हम तो वैसे ही मर रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैं 65 में हेल्दी मरूं या 60 में मैं जलेबी समोसा कूट कूट के खा खा के मरूं, मैं 65 हेल्दी प्रेफर करूंगा दोस्तों। अभी जो खाने वाली चीज है ना, समहाउ कमेंट सेक्शन में लोग इसको लेके बहुत कमेंट करते हैं। हिमांशु जैन है, वो कमेंट करते हैं, आई थिंक द पैक्ड फूड गवर्नमेंट शुड मेक मोर रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंश्योर वी गेट प्रोडक्ट्स विदाउट पाम ऑयल एंड लेस शुगर, बिकॉज द मेन इशू is in these only. Like if we take examples of Lay's and Dairy Milk, in other countries these brands are using less sugar content and not using palm oil. I hope government may proactively see this area. यार बिल्कुल होता है। देखो जो सस्ते इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जा सके।
अगर पाम ऑयल यूज कर रहे हैं और कोई अच्छा ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इसीलिए ताकि प्रोडक्ट सस्ता बने, उसको सस्ते में बेच सके। बट कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में जानबूझ के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं क्योंकि इतना ओवरसाइट इतना अच्छा नहीं है और पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है, तो वो चीज थोड़ी सुलझनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। अच्छा, खाने पीने की बात हो ही रही है, अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। इंडिया और अमेरिका में इन दिनों एक ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है दूध को लेकर। कैसे? मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कितना टैरिफ लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस हिसाब से होगा, इन सब चीज के पीछे बहुत कहासुनी हो रही है, बहुत तनातनी हो रही है। अब दूध का मसला क्यों बैठ रहा है इन दोनों देशों के बीच में? क्योंकि देखो, इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। हमने अभी कुछ टाइम पहले बात की थी कि जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं इंडिया की फूड में, वो अमूल और मदर डेयरी है। अब जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी है वो इंडिया की डेयरी सेक्टर में एंटर करना चाह रहे हैं। और अमेरिका तुम्हें पता है कैपिटलिस्ट। उन्होंने पहले तुम्हारे दूध में अपने कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, अब तुम्हारी चाय में अपना दूध भी डालना उनको। अब इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही कितना बड़ा है। आप में से कितने लोगों के घर में रोज सुबह गांव से इतनी दूर से भैया आते हैं पानी में दूध मिला के? अब इस मैटर में सिर्फ ट्रेड नहीं, एक रिलीजियस एंगल भी आ गया है, क्योंकि भारत ने अमेरिकन डेयरी कंपनीज से कहा है कि आप हमारे यहां अपना दूध बेच तो सकते हो, पर वेज मिल्क, नॉन वेज मिल्क नहीं। तो भाई फट गई होगी इस टाइम पे कि नॉन वेज मिल्क क्या होता है। अब इंडिया में वेजिटेरियनिज्म बहुत है और उसका एक रिलीजियस एंगल भी है। एक तो दूध, ऊपर से गाय। अब आप में से कई लोगों को सुन के हैरानी होगी कि जो विदेश में गाय होती हैं उनके खाने में, उनके चारे में थोड़ा सा नॉनवेज कंटेंट मिलाया जाता है ताकि उनका जो आहार हो वो प्रोटीन रिच हो जाए। थोड़ा चिकन मिला दिया, थोड़ा उसमें टैलो एक करके चीज होती है, वो आप सर्च करना, वो मिलाते हैं। कभी हॉर्स ब्लड देते हैं ताकि थोड़ा प्रोटीन कंटेंट गाय को मिले और उसके दूध की क्वालिटी थोड़ी बढ़े। इंडिया में ये प्रॉब्लमैटिक है कि एक तो वेजिटेरियन वाला मामला कि नहीं हम तो सिर्फ दूध पीते हैं, नहीं प्योर वेज, और दूसरा ऊपर से गाय को नॉन वेज खिलाना। अब अमेरिका का कहना है कि जो नॉन वेज फॉडर है इसलिए दिया जाता है ताकि एक तो प्रोटीन रिच होता है और दूसरा सस्ता भी पड़ता है। इंडिया का कहना है बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस हम ये नॉन वेज मिल्क अलाउ नहीं कर सकते। तो दोनों देशों में टनी हुई है। अब ये बात हम समझ सकते हैं पर अमेरिका वाले नहीं समझ रहे, उसको एक अननेसेसरी ट्रेड बैरियर कह रहे हैं कि भैया क्या नौटंकी कर रहे हो तुम, मतलब कि यहाँ पे हम नॉन वेज मिल्क नहीं लेंगे गाय का, वहाँ तुम सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ हो रहे हो। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं बता नहीं सकता, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। बट इन अ नटशेल इंडिया कह रहा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध बेचोगे तो नहीं लेंगे। Now talking of things which are interesting, listen to the next news from Punjab, जहां पर देश का पहला एंटी सेक्रिलेज बिल आने जा रहा है। ये वो होता है जैसे अगर कोई बोलने से या अपने काम से किसी के धर्म ग्रंथ को या उसकी मान्यता को ठोकर पहुंचा दे, अगर कोई जैसे मतलब कि कुरान जला दी, गीता फाड़ दी, ये सब सेक्रिलेज में आएगा। पर पंजाब में आया है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025, बेसिकली बेअदबी के खिलाफ कानून। इस बिल के तहत धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने वाले शख्स को 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा की जा सकती है। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इशू बन गया है। तो वहां पे अब थोड़ी सी तुमको पॉलिटिक्स चमकानी है तो इस वाले सेगमेंट को भी केटर करना है। बट एट द सेम टाइम आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल अलग पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी है, बट यही तो पॉलिटिक्स है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स, मतलब बाहर जो कुत्ते होते हैं उनको खाना खिलाने को लेकर एक केस चल रहा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को बोला है कि अगर आपको भाई बाहर के कुत्तों को खाना खिलाना है तो अपने घर पे ही डॉग शेल्टर बना लो ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब यहाँ पे हुआ यूं कि नोएडा के एक निवासी थे, उन्होंने कंप्लेंट की, उन्होंने केस फाइल किया कि मैं जब भी बाहर कुत्तों को खाना खिलाता हूँ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत मेरे को रोका जाता है उसमें। इसीलिए पिटिशनर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की तरह जहां पर प्रशासन ही डॉग शेल्टर बनाता है, नोएडा में भी ये किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि भैया ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपको कुत्तों को खाना खिलाना है तो आप अपने घर पे शेल्टर बनाओ और जितना को खिलाना है खिलाओ। गजब बेइज्जती है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑफ द स्क्रिप्ट जाके तुम्हें बताता हूँ कि ये कुत्तों और लीगल केसेस का मसला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हम जब तक खबर सुनते रहते हैं कि भाई किसी ने कुत्ते को खाना खिलाया तो सोसाइटी वालों ने उसको पीट दिया, खाना नहीं खिलाया तो आदमी ने सोसाइटी वालों को पीट दिया, कभी किसी के कुत्ते ने आदमी को काट लिया, आदमी ने आदमी को काट लिया, सब एक दूसरे के खिलाफ केस करके वहां पे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और ये डोमेस्टिक पेट को लेकर इतने ज्यादा केसेस पाइल अप होने लगे कि भाई लीगल सिस्टम परेशान हो रखा है। सागर ऑल्सो हैज 2 डॉग्स अडॉप्ट किए। तो मैं से पूछा तुम्हें क्या लगता है, तो कहता है कि अगर तुमको खाना खिलाना है, सही में इतना फील हो रहा है तो उनको अडॉप्ट कर लो, दैट वे यू कैन गिव देम अ बेटर लाइफ। अगर आप जाके सिर्फ उनको खाना खिला रहे हो तो आप सिर्फ अपना गिल्ट कम कर रहे हो, व्हिच इज अ वेरी फेयर पॉइंट इफ यू लुक एट इट। क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा ऐसे डॉग बाइट्स के केसेस आए हैं जहां लोगों की जान तक गई है रेबीज से। और ये जो आवारा कुत्ते होते हैं जिनको स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है नहीं।
अच्छी बात है अगर एक अग्रीमेंट हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है बिटवीन द पेट ओनर्स एंड नॉन पेट ओनर्स, बट कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट करता है। अब पता है इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा और जाके पढ़ोगे ना तो 2 प्रॉब्लम आपको और समझ में आएंगी। एक तो ब्रीडिंग की, क्योंकि कोई इंडी डॉग्स अडॉप्ट नहीं करता, सबको जर्मन शेपर्ड चाहिए, लैब्राडोर चाहिए, ग्रेट डेन चाहिए, ऐसे मतलब ब्रीड वाले डॉग चाहिए। तो जो बैकड्रॉप में जो ब्रीडिंग होती है दुकान वाले जो करते हैं, वो लिटरली फीमेल डॉग्स को वो एक तरह से बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत गंदी तरीके से रखते हैं, उसके अराउंड कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, जब से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हुई है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो उससे ये जो सड़क पे जानवर रहते हैं यही हुए हैं। ये कई बार गर्मी इनके सर पे चढ़ जाती है और ये आसपास में लोगों को काटने लगते हैं। तो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है जो डेवलप हो रही है। भाई कुत्तों से सब परेशान है, मेरे घर वाले भी मेरे को देख के यही कहते हैं। तो इसी को लेकर शिवम तिवारी अपना ओपिनियन देते, कहते हैं आई बिलीव वी शुड बाय अ बछड़ा रादर देन फीडिंग अ डॉग। काउ इज पोलाइट एनिमल एंड शी डोंट हार्म एनीबडी। आई रिलेट भाई, पता मुझे भी पर्सनली बछड़ा ज्यादा प्यारा लगता है एक पपी से, बट दैट जस्ट मी एंड अगेन यार इट इज योर चॉइस एज लॉन्ग एज मतलब एक वो लीगल गैम्बिट में आता है। तुम्हें जो अडॉप्ट, तुम्हें खरगोश पालना हो, तुम्हें चूहा पालना हो, तुम्हें बछड़ा पालना हो, तुम्हें गाय पालनी हो, तुम्हें कुत्ता पालना है, जो पालना है पालो, बस गलतफहमी मत पालो। अगली खबर है देश के एनर्जी सेक्टर से। अब शायद आपको पता होगा कि आज भी हमारे देश का जो ज्यादातर एनर्जी सोर्स है, ज्यादातर बिजली प्रोड्यूस होती है वो कोयले से होती है। कोल प्लांट्स होते हैं जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, और पहले ये मैंडेट था कि इन कोल प्लांट्स में एक एंटी पोल्यूशन सिस्टम लगाया जाएगा, पर हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने करीब 80% कोल प्लांट्स को ये एंटी पोल्यूटिंग सिस्टम लगाने के मैंडेट से हटा दिया है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट होता है FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसे कोल पावर प्लांट्स में लगाया जाता है ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है उसको कम किया जा सके। अभी ये सिर्फ 8% कोल प्लांट्स में लगा हुआ है, लगभग। सल्फर डाइऑक्साइड एक खराब एलिमेंट है, हवा को पोल्यूट करती है, तुम्हें पता होगा बेसिक केमिस्ट्री। अब हमारे देश की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो पिछले कई सालों से देश के कोल प्लांट्स में ये FGD इंस्टॉल करने का दबाव बना रही थी, और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो पावर प्लांट चलाते हैं वो नहीं चाहते ये, क्योंकि ये जो GFD होता है ये महंगा लगता है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और प्रॉफिट्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सारे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है कैटेगरी A, जिसमें वो प्लांट्स हैं जो NCR या किसी 10 लाख की आबादी वाले शहर के आसपास है, ये करीब 11% है, इनमें FGD लगाना मैंडेटरी है। कैटेगरी B में वो प्लांट्स हैं जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज के आसपास है, और इनमें केस बाय केस देखा जाएगा कि क्या FGD लगाने की जरूरत है या नहीं। फिर आती है कैटेगरी C, जिसमें बचे कुचे लगभग 80% पावर प्लांट्स हैं जिसमें FGD लगाओ या ना लगाओ छूट दे दी गई है। अब सरकार का एक क्लैरिफिकेशन है कि भाई इंडिया के जो कोल प्लांट्स होते हैं, जो इंडिया कोल होता है उससे ज्यादा SO2 रिलीज नहीं होता, और रिलीज होता भी है तो आसपास के जो शहर है उससे ज्यादा असर थोड़ी पड़ता है, सब बोला गया है बाय द वे। और उन्होंने एक और आर्गुमेंट ये दिया कि जो सल्फेट्स होते हैं इनसे एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसकी स्टडी उतनी ठोस मिली नहीं। मतलब वो टाइम जहां पे इंडिया को पोल्यूशन का हब मान लिया गया है, जब अगर आप लिस्ट निकालो टॉप 10 पॉल्यूटेड, टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटी, तो 80-90% सिटी इंडिया की निकलती हैं। जब पोल्यूशन पीक पे आ चुका है, नेशनल कैपिटल परेशान है, 12 साल जिंदगी के जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, 2-3 स्टेट तो मैंने ऐसे गिना दी इन्हें दिख नहीं रहे। हटाओ यार, कोयले का धुआं ही है, सूंघ लेंगे, हुक्के में भी तो वही होता है ना। इस हफ्ते ओडिशा के बालासोर से एक खबर काफी चर्चा में रही। एक कॉलेज की 20 साल की छात्रा ने अपने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बाद में कॉलेज की कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो अपने शहर के सांसद के पास गई। जब सांसद ने भी कुछ नहीं कहा तो उसने कॉलेज कैंपस में ही आत्मदाह कर लिया। चोट इतनी ज्यादा थी कि जब उसको एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया तो बॉडी पर 90% बर्न्स थे, जिसके बाद वो बच नहीं पाई। मामला सामने आने के बाद कॉलेज के प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया है और प्रिंसिपल को सस्पेंड। अब चूंकि बंगाल से ऐसी और ज्यादा खबर आ रही थी, हाल ही में कोलकाता में भी ऐसे ही केस हुआ था, इसी वजह से ये वाला केस उड़ीसा में बहुत चर्चा में रहा। ओके, हर हफ्ते हम अखबार पढ़ते हैं और कुछ न्यूज़ जो अखबारों से निकलती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते 2 आई हैं। एक है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, विच इज टेल्स यू अबाउट द चाइना का GDP ग्रोथ डेटा। इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड जो मुझे सीखने को मिला वो है डिफ्लेशन। चाइना के बारे में एक चीज आप समझ लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रधान देश है। जैसे इंडिया में ज्यादातर सर्विसेज होती है ना, कि हम भाई नौकरी करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, वहां से हमारी GDP आती है। चाइना की 20% GDP वहां के मैन्युफैक्चरिंग से आती है। इट इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना की
इकोनॉमी कुछ ऐसी चल रही है कि वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन होता है प्राइस राइज, चाइना में हो रहा है डिफ्लेशन, यानी कि अगर कुछ सामान कुछ देर तक नहीं खरीदो तो उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है बाद में। तो लोग अब थोड़ा खर्चा नहीं कर रहे कि भाई पहले जब सस्ता होगा तब ले लेंगे। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा ज्यादा माल प्रोड्यूस करने का। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर छपी है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो स्पाउसेस हैं, अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट होता है, डाइवोर्स का केस आता है, तो जो स्पाउसेस हैं वो सीक्रेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके उसे एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। चुपचाप से कॉल रिकॉर्ड कर लो, उसको एज एविडेंस सबमिट किया जा सकता है, जो कि एक तरह से स्पाउसल प्रिविलेज के खिलाफ जाता है। एक स्पाउसल प्रिविलेज होता है जो बेसिकली किसी भी पति या पत्नी को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपके पार्टनर ने कोई क्राइम कर दिया तो आप पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि आप उसकी सच्चाई बताएं, आपको गवाह बनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। वो आपका स्पाउसल प्रिविलेज है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब एक कपल होता है उन पार्टनर्स के बीच में एक सीक्रेसी है ना, एक फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है, लेकिन जब एक दूसरे की ही प्रिवेसी का हनन करके उसकी रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में सबमिट किया जाने लगे तो उसको क्या एज आप लीगल एविडेंस मान सकते हो। क्योंकि यहां पे एक चीज और कंसीडर की जानी चाहिए कि जब कॉल रिकॉर्डिंग होती है या फिर और स्नूप करके कुछ चीजें डेटा निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला गया है, क्या वो भी एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपने फंडामेंटल राइट भी होते हैं संविधान के हिसाब से। ये सार्थक का सार था, अगर आप पूरी तरीके से पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोनों आर्टिकल्स का। अगली खबर, ट्रंप और मोदी जी के आशीर्वाद के बाद लेक्स लूथर इलॉन मस्क की टेस्ला अब इंडिया में आ चुकी है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। टेस्ला की पहली इंडिया में जो गाड़ी लॉन्च हुई है वो है उनकी मिड लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी मॉडल वाई, जिसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। कीमत रखी गई है 60 से लेके 70 लाख रुपए। नाउ इंटरेस्टिंगली सेम गाड़ी टेस्ला's मॉडल वाई जर्मनी में बिकती है 47 लाख की, यूएस में 40 लाख की और चाइना में 32 लाख रुपए की, और इंडिया में सीधा 70 लाख। इतनी महंगी, लोग इसे टेस्ला नहीं टैक्सला बोल रहे हैं। जय निर्मला जी। एंड व्हाई सो मच टैक्स इन टेस्ला? दैट्स समथिंग वील अंडरस्टैंड इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। तो मैं ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो गाड़ी हम लेते हैं ना वो उतनी महंगी होती नहीं है जितनी हम खरीदते हैं। जितना पैसा आप देते हो वो कार से ज्यादा कर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीए हेमंत सिंगला का ये पोस्ट समझो। इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 महीने पहले एक गाड़ी ली थी होंडा की एलिवेट। ऑन रोड प्राइस पड़ी लगभग 16 लाख रुपए, बेस प्राइस उसकी थी 10.5 लाख रुपए और उसके ऊपर इनको 5-6 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ गया। दैट्स ओवर 50% जस्ट इन टैक्सेस। जितने पैसे कंपनी को दिए उससे ज्यादा सरकार ने ले लिए। और ये तो वो गाड़ी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है। अगर गलती से कोई इंपोर्टेड गाड़ी लेने चला जाता है तो मिनिमम 50% का टैक्स लगता है, और वही अगर गाड़ी की कीमत लगभग 35-40 लाख रुपए से ऊपर होती है तो टैक्स 100% से ऊपर लगता है। मतलब समझ रहे हो, 50 लाख की गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की मिलेगी तुम्हें। वो बात अलग है तुम्हारा बजट 50,000 का है, सिर्फ ई रिक्शा आ जाएगी। इसीलिए जो टेस्ला की गाड़ी 32 लाख रुपए की बाहर बिक रही है, हमारे यहां आके वो इंपोर्ट ड्यूटी के बाद 70 लाख रुपए की बिक रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया गाड़ियों पर इतना टैक्स लगाती है कि कई सारे विदेशी ब्रांड इंडिया अपनी गाड़ी बेच ही नहीं पाते, और जो ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस कर रहे थे वो भी धीरे धीरे बोरिया बिस्तर पैक करके वापस निकल चुके हैं। तो सवाल है कि इंडिया में विदेशी ब्रांड की गाड़ियों पे इतना टैक्स लगाया क्यों जाता है? इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत जो देसी कार कंपनीज हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए बाहर की कंपनियों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। सोचो ना, अगर उसी रेंज में टेस्ला बिकने लगी तो हैरियर और एक्सयूवी कौन खरीदेगा? दूसरा है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। जब इंपोर्टेड गाड़ियों पे 100% का टैक्स लगने लगेगा तो विदेशी कार कंपनी सोचेंगे कि ऐसा करते हैं हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, टैरिफ से बच जाएंगे। इनफैक्ट टेस्ला की एंट्री ही इसलिए लेट हुई क्योंकि काफी टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही थी कि अगर आपको गाड़ी यहां बेचनी है तो यहीं बनानी पड़ेगी। अब इस स्कीम से लोकल कंपनीज का तो फायदा हो जाता है, बट लोकल कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 60, 70, 80, 100% इंपोर्ट टैरिफ के बाद आपने मार्केट में ऑलरेडी इतना इंबैलेंस क्रिएट कर दिया है कि बाहर की कंपनी चाह के भी अपनी गाड़ी इंडिया में नहीं बेच पा रही, जिससे देसी कार कंपनीज को कोई कंपटीशन नहीं मिलता और इनोवेशन करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी का सीन कितना खराब है अब इस बात से समझो, हाल ही में VW ने अपनी गोल्फ GTI इंडिया में लॉन्च की थी लिमिटेड एडिशन। 30 लाख की गाड़ी 100% से ज्यादा के टैक्स के बाद यहां पर 75 लाख रुपए की बिकी है। अब अगर आप सोचो कि ठीक है, इससे तो बाहर की कंपनी अच्छा है, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, यहां मैन्युफैक्चर करके टैक्स देंगी, तो उसमें भी बड़ा अजीब सीन है। इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड कार पे टैक्स रेट के हिसाब से नहीं बल्कि साइज के हिसाब से लगता है। अगर गाड़ी 4 मीटर से कम है लेंथ में तो उस पर 29% का टैक्स लगता है, और वहीं 4 मीटर से थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो 51% का टैक्स लगता है, 51%।
और इसी लूप होल में घुसने के लिए अब ब्रांड स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के हिसाब से गाड़ियां डिजाइन कर रहे हैं। कई सारी गाड़ी हैं मार्केट में आज, जैसे कि वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा। ये इनका लेंथ है 3.9995 मीटर। गाड़ी का साइज आपकी फैमिली के हिसाब से नहीं, टैक्स के हिसाब से रखा गया है। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले के टाइम पे जब देश आजाद था, नया नया देश था, तो लोकल जो कंपनीज थी, जो नए नए स्टार्टअप्स थे, उनको बढ़ावा देने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए बाहर की चीजों को रोका जाता था और लोकल प्रोटेक्शनिस्ट स्कीम चलाई जाती थी। कुछ भी अगर आपको इंडिया में बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता था, इसलिए उसको लाइसेंस राज कहा जाता था। फिर 1991 में जब बेल आउट लेने के लिए इंडिया IMF गया था, तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि अगर आपको हम बेल आउट पैकेज चाहिए तो आप फिर यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करो, जिसको LPG कहते हैं। तब इंडिया का मार्केट खोला गया, बाहर की कंपनीज आई, वहां पे आगे कंपटीशन बढ़ा और इंडिया एक अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे गया। पढ़ाई में कमी नहीं है मेरी, मैं बस थोड़ा सा बदला जाता हूं। पर रिसेंटली आप ये कह लो कि लॉबिंग ज्यादा हुई है, हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज्यादा फोकस करने लगी है कि उन्होंने बाहर के प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे क्या हुआ है कि लोकल मैन्युफैक्चरर को इतना कंपटीशन नहीं मिला, इनोवेशन कम हुआ। अल्टीमेटली सफर करता है लोकल कंज्यूमर। और जब आप अपना मार्केट बहुत क्लोज रखते हो, टैरिफ ज्यादा रखते हो, तो फिर वही होता है जो ट्रंप करता है, वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है, जिसकी वजह से यहां के बिजनेसेस बाकी देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और उसका क्लासिक एग्जांपल है इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर। तभी लोग बोल रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही कम कर दो, बट इतना कि एक मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडियन कंपनी 10 लाख में अपना प्रोडक्ट बेच पा रही है, तो बाहर की कंपनी चाहे 13 लाख में बेच पाए, पर वो 3 लाख का मार्जिन थोड़ा जस्टिफाइड लगता है। लेकिन वहीं जब वो 10 लाख और 20 लाख वाली इक्वेशन हो जाती है, तो फिर ये ऑब्वियसली जीत जाएगा। मतलब लोकल इंडस्ट्री और लोकल ब्रांड्स भी प्रोटेक्टेड रहे और कस्टमर के फायदे के लिए एक फेयर बिट ऑफ कंपटीशन भी मार्केट में रहे, ताकि इनोवेशन होता रहे। अब इसी में एक हमारी सब्सक्राइबर है अल्बिना मेंडिस जी। उनका एक डाउट था, वो पूछती है, सार्थक, आई एम कंफ्यूज्ड एंड वांट टू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। व्हेन इंडिया इज चार्जिंग 100% टैरिफ्स, व्हाई इज इट रॉन्ग इफ यूएसए डज द सेम? क्योंकि दोस्त, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और यूएसए है एक डेवलप्ड कंट्री। अगेन, नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क, आई डोंट थिंक आई हैव द परफेक्ट ओपिनियन, पर ये मेरी समझ है कि जब कोई डेवलपिंग कंट्री होती है, जब उनको कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होता है, उनको ग्रो करना है, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना है, टैरिफ तो बाय द वे हर कंट्री लगाती है। सब चाहते हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, दूसरे जो आए वो उनको थोड़ा दिखा, अपने वाले जो है उनको फायदा हो। सवाल है कि कौन कितना टैरिफ लगा रहा है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन जनरल वो ज्यादा टैरिफ लगाती हैं बाहर के प्रोडक्ट को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से ऑब्वियसली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक बेटर प्रोडक्ट, क्योंकि टेक अच्छा है, वो आ रहा है। लोकल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं कंपीट करने में, तो एक टू बैलेंस द स्केल देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इज गिवन इन अ डेवलपिंग कंट्री। तो आप यूएसए और इंडिया को कंपेयर मत करो, आप यूएसए, चाइना, यूएसए, यूरोप को कंपेयर करो, इंडिया को आप कंपेयर करो एक सिमिलर डेवलपिंग कंट्री से। और अब हफ्ते की कुछ सबसे वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर सुनो एमपी के सिवनी से। यहां पर एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेबर लोग आके आराम से अपना तसला डाल के सब माल मसाला, चूना मिट्टी डाल रहे थे। इतने में वहां पर एक डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं हम भी आके आप श्रम दान करेंगे। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने एक तसला डाला। पहले तसले में फोटो नहीं आई, दूसरे तसले में डॉक्टर ही नहीं आया। एक तसला और फोटो नहीं। अब डॉक्टर की पट्टियां करनी पड़ेंगी। यूपी के संभल से इन दोनों के अरेस्ट की खबर काफी चर्चा में रही। नाम है महक परी, इंस्टाग्राम की 2 इन्फ्लुएंसर, जिनको उनके 2 अन्य टीममेट्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ऑनलाइन अश्लील कंटेंट बना रही थी। हमारे रास्ते में भूल के ही मत आ जाइए। हम अभियान एक करने से पहले नाम भी नहीं पूछते। सॉरी दीदी। और सुन, महक परी कह दे, कभी बैम में हो, समझा? मैं बिल्कुल बैम में नहीं हूं, मैं बहुत समझा? समझ गया बिल्कुल। अब इनकी अभद्र भाषा और अश्लील रील्स के चलते इन पर केस दर्ज हो गया है। Think that women who can like monetize their दीदी पैसे भी ढंग के नहीं कमा रही थी ये दोनों तो। चलो गाली देने से अब गाली खाने की ओर। इस हफ्ते इंडिया में तो नहीं पर इंडियंस ने बहुत कांड किए। इंडिया के बाहर एक एक करके बताता हूं। यूएस के इलिनॉइस में इस महिला को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये वहां के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके वहां से लगभग 1 लाख रुपए का सामान लेके
बिना चेकआउट किए बिना पैसे दिए चोरी करके जा रही थी और जब पकड़ी गई तो मेरी एक्स की कसम क्या गैसलाइटिंग की है इसने। Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. I'm really. It's too late. Can you please just pull up your But passport? you promised me that nothing is going to happen. No, cutie. Pay for But those he purchases. said he's not going to put me in the station. Well, that's not. He doesn't work for us. Yeah, their problem, no? They said something. What is that? ये पता है मुझे क्या याद आ रही है? एक बहुत टाइम पहले ना एक लड़की ने अपनी स्कूटी ठोक दी थी कहीं पे, क्लासिक, और ऐसी मूवी खड़े हो गई कि मेरी गाड़ी तो बस टच हुई है, आपका बोनट ही तो टूटा है। आई एम रेडी टू पे, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब घर पे होता है, यहाँ वहां फोन करके दान धमकी से मे बी मैटर सॉल्व हो जाता, पर ये गलती से दीदी यूएस में पकड़ी गई। अब ये वीडियो वायरल होने से वहां पे इंडिया का और इंडियंस का नाम खराब होना है। कई बार लोग भूल जाते हैं कि जब आप बाहर जाते हो तो आपको जो पासपोर्ट मिलता है ना, आप फिर देश के सिर्फ नागरिक नहीं, बाहर आप देश के प्रतिनिधि भी होते हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपनी कम्युनिटी का। एंड देन व्हेन यू डू दिस यू अर्न योर स्टीरियोटाइप। आप सोचो कितने शर्म की बात है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा इंडियंस को वार्न किया है कि हमारे यहां जाके अगर ये तुम चोरी चकारी वाले काम करोगे तुम्हारा वीजा कैंसिल कर देंगे। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ये कहता है कि अगर हमारे देश में जाके चोरी चकारी की तो बाहर निकाल देंगे, है ना? ठीक है भैया, जोर से बोलना पड़ता है ना, डंका बज रहा ना, विदेशों में तो सुनाई नहीं देता। मोदी चाहिए मोदी। अगली वीडियो वायरल होती है कनाडा से। वहां क्रेडिट नदी के किनारे, क्रेडिट नदी, उधार का पानी है क्या इसके अंदर? एनीवे, क्रेडिट नदी के किनारे कुछ नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एनआरआई भाई बंधु गंगा आरती कर रहे थे। भाई जहां गंगा नहीं है वहां गंगा आरती कैसे कर सकते हो तुम? लॉजिक खतरे में है। ये एनआरआई नौटंकी तो बहुत होते हैं, छठ पूजा गंगा आरती सब वहां करनी है, लेकिन अगर इनसे बोल दो कि सुनो वैंकूवर से बनारस आ जाओ तो इनका धर्म पे से विश्वास उठ जाएगा। भैया वहां की नदियों को नदी रहने दो, यहाँ की नदियों को माँ बोल के माँ बहन कर दी तुम लोगों ने। बिहार को कनाडा बनाना है, कनाडा को बिहार नहीं बनाना है। एक और वीडियो में विदेश में एक कपल रोड साइड कचड़ा फेंकते हुए रिकॉर्ड हुए, जिसको एक विदेशी ने ट्वीट करते बोला, दे टर्न देयर कंट्री इनटू अ टॉयलेट, नाउ दे आर डूइंग द सेम विद अ ब्यूटीफुल क्लीन कनाडा, डोंट जस्ट फिल्म, कॉल इट आउट। अब अगर तुम्हें ये रेसिस्ट लग रहा है तो रुको एक मिनट। ऐसे ही टोरंटो में इस्कॉन की एक रथ यात्रा चल रही थी, लोग मस्त भजन करते जा रहे थे जब उन पे बरसात हो गई, ऊपर से अंडे की। गाइस यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके हैं, ये देखो, कैन यू सी, यहाँ ऊपर बिल्डिंग से। एंड जनता की कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं इस पे। संगना बजाज बोलती है, हेट इज क्वाइटली ग्रोइंग इन कनाडा इवन ड्यूरिंग पीसफुल फेस्टिवल्स। And I think this one is from a Canadian woman. It's not multiculturalism when one culture takes over other culture. Rent a park and do your festivities there. Don't be a burden on others. You don't see other culture blocking roads almost every damn weekend. अब मैंने तुम्हें दोनों ही इंस्टेंसेस क्यों बताई, क्योंकि एक से दूसरा इफेक्ट होता है। जब आप ऐसी हरकतें करते हो कि आप जाके वहां पे लिटर कर रहे हो, वहां जाके आप चोरी कर रहे हो, फिर अपनी खुद की नदी नाला बना दी और आपने सरकार से सवाल नहीं पूछे, दूसरे देश में जाके आप वहां की नदी पूछ के ड्रामा कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? फिर होता क्या है, वहां के लोग चिड़चिड़ाते हैं और जब इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती है तो वो अंडे फेंकते हैं। और ये सिर्फ रिटोरिक की बात नहीं है, अब वेल डॉक्यूमेंटेड है कि इंडियन और साउथ एशियन कम्युनिटीज के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। एक यूके बेस्ड थिंक टैंक ने जब सर्वे किया था तो पाया था कि पिछले 5 सालों में साउथ एशियन कम्युनिटीज के अगेंस्ट क्राइम्स हैं वो 227% से बढ़े हैं। और डायरेक्टली जो इंडियंस के अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज होते हैं, मजीद बोलते हैं, पता है उसमें इजाफा हुआ है 1350% का। इट्स नॉट अ नॉर्मल 20-30% ईयर ऑन ग्रोथ, 1000% ज्यादा अब रेसिज्म और ये स्लर्स फेस करने पड़ते हैं ऐसे लोगों की वजह से। अब कुछ खबरें विच लैक्स सेंस बट आर वर्थ द वॉच, सो वी कॉल देम पहली खबर है वडोदरा से, जहां पर अथॉरिटीज ने एक नई पोजीशन इन्वेंट की है, द रिवर्स अनारकली। दरअसल 9 जुलाई को मुझपुर गंभीरा ब्रिज टूट गया, हादसे में कई लोगों की जानें गई। अब ब्रिज बीच में से टूट गया तो अथॉरिटीज ने सोचा कि भाई कल कोई ऐसे जीपीएस से ऐसे फॉलो करके स्कूबा डाइविंग ना कर ले, तो जान बचाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जहां ब्रिज टूटा था वहां रेस्क्यू व्हीकल से गए और थोड़ी दूर जाकर 3 फुट एक लंबी दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई इस पार ना आ सके। पर दिक्कत ये हो गई कि 3 फुट दीवार खड़ी करने के बाद इन लोग को याद आया कि यार अपनी गाड़ी तो वापस ही नहीं निकाली। भारी मिस्टेक हो गया सर,
एकदम बलंडर हो गया। मतलब अब रेस्क्यू व्हीकल को ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आपने डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल स्नान सुना होगा, अब आया है डिजिटल डिनर। What? कर्नाटका के शिवमोगा जेल में एक कैदी ने डिजिटल डिनर किया। कैसे? तो अब इसके पास क्या होगा, एक चुपचाप से फोन होगा जिससे अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे मतलब अपनी गैंग से बात करता होगा। तो जेल अथॉरिटीज ने छापा मारा, इसने आनंद फानन में मोबाइल, ब्रो वॉज ईटिंग हिज वर्ड्स। अब खा लिया, निगल लिया, बाद में जेल वालों से बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने पत्थर निगल लिया है। डॉक्टर तो बेवकूफ है ना, उसे पता ही नहीं चलेगा। इनको क्या ही पता है भाई, मोबाइल और पत्थर को मिला के आज तक सिर्फ एक ही चीज बनी है जो बंद हो गई, नोकिया। अगली खबर है बिहार से। अब आजकल वहां पे इलेक्टोरल रोल रिवीजन वगैरह चल रहा है तो एड्रेस प्रूफ मांगे जा रहे हैं। अब एक थी सोनालिका चौधरी नाम की मैडम, उन्होंने जाके ब्लॉक ऑफिस से अपना एड्रेस प्रूफ मांगा। तो उन्हें मिला ट्रैक्टर या ट्रैक्टर की फोटो, निवास प्रमाण पत्र है, पूरा बताता हूं। पापा का नाम बेगूसराय चौधरी, माता का नाम बलिया देवी। वो तो सही है, कोई घर का जना बाहर पढ़ने नहीं गया, नहीं तो कहते वॉशिंगटन सुंदर। मुझे क्यों तोड़ा? गांव का नाम ट्रैक्टरपुर, पोस्ट ऑफिस कुत्तापुर। भाई सुप्रीम कोर्ट ने घर पे कुत्तों को खाना खिलाने की बोला है, तो पूरा इलाका ही कुत्तों का बना दिया। कुत्तापुर से कुछ याद आ रहा, कहाँ, ओ हाँ, मेरी एक्स वहीं रहती थी। And now time for the Reddit reviews. अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 No! चैट लोको पायलट के थ्रू हो रहा है बसवाड़ी का। ट्रेन नहीं रोका गया, ट्रेन फुल स्पीड में था। तुम ट्रेन ट्रैक पे प्रोटेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा मेन एम है कि ट्रेन रोकना है, तो लाल झंडी लो ना। मतलब हरी झंडी से तो तुम लोको पायलट को कि तो हरी झंडी दिखा रहे थे वाले कम। वहां थोड़ी बताओगे कि यार हमारे मुक्ति मोर्चा का ये वो है झंडा, क्या जिसने हरी झंडी ली वो ग्रीन फ्लैग था। तुम साले रेड फ्लैग जरूर हो तुम। साउथ बॉम्बे पीपल रशिंग टू बाय टेस्ला। क्या लगता है? राज ठाकरे आस्किंग एलोन टू स्पीक मराठी। Me looking at 87 rupees in my bank account. टॉय वाली आ जाएगी। टेस्ला कार्स गेटिंग रेडी फॉर मुंबई रोड्स। सोचो भाई टेस्ला वालों को कैसे पता, टेस्ला वाली कार चलेगी, वो डेटा वेटा फीड करेगी कि उसको भी है कि रोड पे ठेले खड़े होते हैं, फुटपाथ पे गाड़ी चलती है, ठीक है, लोग सड़क से क्रॉस कर लेते हैं, फुट ओवर ब्रिज है नहीं, उसका दिमाग खराब हो जाएगा भाई। कैसे चलेगी भाई टेस्ला? सीधा सीधा देखते देखते ऐसे उसके एल्गोरिथम को भी ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ खड्डा कहाँ रोड, समझ में नहीं आ रहा मुझे। गर्ल्स डांसिंग विद डॉग, बॉयज डांसिंग विद डॉग। कुत्ते पे स्प्रे डाल दी। बसंती कुत्तों के सामने मत नाच, कुत्ते इस बसंती के सामने मत नाचना। कान देखो डॉगी के, साले को डर भी लग रहा है कहीं गिरा ना दे और मजा भी आ रहा है इस डांस का। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इंडियन मीडिया ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, कास्टिज्म, करप्शन, स्कैम्स, एजुकेशन, बीजेपी गवर्नमेंट। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ऑपोजिशन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। माँ सब दिखाई दे रहा है। इस देश का मीडिया तो चप्पल से मारने के लायक लेवल तक गिर गया है। फॉर रियल मैन। सोच के रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। ले गवर्नमेंट, ले 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 सड़क नीचे, ले 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 सड़क नीचे, ले ले ले। भाई जो चाह रहे थे वो दे दिया, अब क्या चाहते हो? क्या क्यों सरकार से तुम्हें इतनी नफरत है? तुम अच्छे एंटी नेशनल हो, तुम अच्छे अर्बन नक्सल हो, कांग्रेस से फंडिंग आई होगी तुमको, हैं? तभी तुम ये मीम दिखा रहे हो। कितने पैसे लिए तुम लोगों ने? जो चाह रहे थे लोग वही तो करेगी ना सरकार। तुम मतलब छी। बापू आप कहाँ चले गए बापू? देश को अनाज छोड़ के कहाँ चले गए बापू? नोटबंदी के बाद सब यूपीआई पे शिफ्ट हो गए बापू, सभी खर्चे बढ़ गए बापू। अब तो कैशबैक भी नहीं आ रहे बापू। ये पैरोडी है दरअसल समाजवादी पार्टी का ना। एक वीडियो वायरल हुआ था उनके नेताओं का 2 अक्टूबर के दिन। तो उनके ऐसे वो आते हैं नेता, बापू तुम कहाँ चले गए? एक्टिंग नहीं हो रही है उनसे, कहाँ चले गए बापू? मुझे लगा नहीं भाई, इतनी ऑब्वियस एक्टिंग भाई, इतनी ऑब्वियस एक्टिंग। ची एक्टिंग करो यार, लेकिन समझ में नहीं आनी चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ी सी बिलीवेबल लगनी चाहिए।
कि तुम रो के मैं बहुत गरीब हूं, मैं बचपन में चाय You get my point. मरना तेरे को डर नहीं लगता? गर्ल्स नेम रिया, दीपिका, अदिति, प्रिया, सोमिया। रुक जाओ पहले देख लूं किसको फॉरवर्ड कर सकता हूं ये। अच्छा 1 2 आगे। मेरा नाम दीपक दोगला है। क्या बोला तूने? दीपक दोगला। हमारा नाम है लौंडूलाल त्रिपाठी सर। हमारा नाम है दिनेश भुट्टा प्रेमी। दिनेश भुट्टा प्रेमी। हमारा नाम बबलू ब्लास्ट। बबलू ब्लास्ट। विकास चूतरे। मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। जी अरुण थॉमस। बंद करो हाथ जोड़। मुझे लगता है कि आदमियों के ना पहले नाम याद किए जाते हैं, दूसरे उनके नाम नहीं उनके कांड होते हैं, जैसे एसोसिएट होते हैं वो। एक और तुम्हें बता दो एग्जांपल, हमारे यहाँ वो एक लड़का था स्कूल में, वो बहुत पढ़ता था तो उसका नाम था पौन भटे। लड़का है, क्लास में आता है, बंक बहुत मारता है, पीयूष बंक मार। मेरा ऐसा क्या नाम रखेंगे लोग भाई? सार्थक न्यूज, सार्थक समाचार, क्या? तो कमेंट करके तुम लोग बताओ जरा अच्छे से यार, थोड़ा इज्जत वाला देना है। चलो भैया बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत सारे मीम्स रिकॉर्ड किए, सिर्फ इतने नहीं है। अगर आपको पूरे देखने हैं तो भाई मेंबर्स एक्सक्लूसिव एपिसोड है, यहाँ पे आप जाके क्लिक करके ज्वाइन करके सार्थक जनता पार्टी पूरा एपिसोड देख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का संडे शो। पसंद आया तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि आपको शो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। किसी अपने दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगले हफ्ते भी न्यूज विद एंटरटेनमेंट के लिए आपको आना है इसी शो में, इसी चैनल में, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड गीक्स फॉर गीक्स के नेशन स्केल अप प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में।